हेलो, तो आप सब कैसे हैं? मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12 का, डेट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स। उसका एक लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने बात किया था डेट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है और रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज दूसरा लेक्चर होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स का, डेट इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पे बात की जा सकती हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। डेट इज़ द फर्स्ट वन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो भी हमारी रिएक्टेंट लेते हैं रिएक्शन में उसका नेचर क्या होना चाहिए। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस कर रहा हूँ। डेट इज़ द फर्स्ट वन, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में फर्स्ट वन डेट इज़ द आयोनिक रिएक्टेंट्स। आयोनिक रिएक्टेंट्स एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। डेट इज़ द NaCl प्लस AgNO3 that gives AgCl प्लस NaNO3, राइट। इसमें क्या होता है, ये जो मेरा रिएक्टेंट्स है ना, ये आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये Na प्लस Cl माइनस Ag प्लस NO3 माइनस आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बस इनको क्या करना था, आपस में घुलना मिलना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आप एक दूसरे से क्या किए होते हैं, पकड़े हुए होते हैं, इनको बस आपस में घुलना मिलना होता है। तो ये विद इन माइक्रो सेकेंड में ये क्या होता है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। सो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन बोल देंगे कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा ना मेरा आयनिक रिएक्टेंट का हाई होता है, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं, डेट इज़ द कोवैलेंट रिएक्टेंट्स। कोवैलेंट रिएक्टेंट में क्या होता है मेरा, इसमें पहले कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है देन फॉर्म होता है, तो इसमें कुछ टाइम टेकिंग होता है, यानी टाइम लेता है। सो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन जो हो जाएगा ना वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। डेट इज़ द N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, राइट। यहाँ क्या होता है, N2 जो होता है मेरा कोवैलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट होता है, सिमिलरली H2 एंड दैट गिव्स NH3, राइट। इसमें क्या होता है, ये जो मेरा है ना रिएक्टेंट, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये पहले क्या करता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, राइट। देन इधर क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी पहले बॉन्ड ब्रेक होता है देन बॉन्ड फॉर्म करता है। इसमें कुछ क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है, कुछ टाइम लगता है। सो इसको बोल देंगे कि इसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना स्लो होगा एज कंपेयर टू आयनिक रिएक्टेंट्स। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा कोवैलेंट रिएक्टेंट्स का वो क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं इसमें ही, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स में। That is the third one, homogeneous reactants and heterogeneous reactants, right। यहाँ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लाइक दो लोग हैं, ठीक है, आपस में उनकी वाइब मैच हो रही हो, और दो लोग हैं जिनकी आपस में वाइब मैच ना हो रही हो।
सबसे ज़्यादा जल्दी फ्रेंडशिप किसकी होगी? जिसकी आपस में वाइब मैच हो रही हो। सिमिलरली बोल सकते हैं कि होमोजीनियस में क्या होता है, जो होमोजीनियस रिएक्टेंट्स में लाइक नेचर सेम हो, शेप सेम हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो, फिजिकल स्टेट उनकी सेम हो, तो बोल देंगे कि उनका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी वो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। इसलिए हम बोल देते हैं कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा ना होमोजीनियस रिएक्टेंट्स का, वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा होमोजीनियस जो रिएक्टेंट्स हैं उनका ज़्यादा होगा देन हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डेट इज़ द फोर्थ, इसमें बात कर लेते हैं। डेट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, राइट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? डेट इज द अनस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी अनस्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, राइट। यानी रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जितने ही ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उतना ही ज़्यादा हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जितने ही ज़्यादा हमारा स्टेबल रिएक्टेंट होगा उतने ही कम मेरा क्या होगा? रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। इसका एग्जाम्पल अगर समझते हैं, डेट इज़ द लाइक CH3 COOH हमने लिया प्लस, सॉरी इसको हमने रिएक्ट कराया, ये मेरा क्या देगा? CH3 COO माइनस, राइट, एंड देन H प्लस HCOOH, इसको हमने रिएक्ट कराया, ये मेरा क्या देगा? HCOO माइनस देन H प्लस, राइट। इसमें देखेंगे जो ये मेरा प्रोडक्ट बन रहा है ना, इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कोई भी मॉलिक्यूल क्या चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो? कम हो। जितने ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा उतने ही ज़्यादा वो क्या होगा? स्टेबल प्रोडक्ट होगा। CH3 मेरा क्या होता है? CH3 डेट इज़ द प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये क्या करेगा? इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। और जो मेरा H होता है हाइड्रोजन, ये क्या करता है? ना ही ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ना ही माइनस आई इफेक्ट शो करता है। सो जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका उतना ही रहेगा। तो इसको बोल दिया जाए दैट दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। अब पूछा जाए कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा है? तो पहले ही बोला था रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। ये जो है मेरा ये वाला स्टेबल होगा। सो बोल देंगे रेट ऑफ द रिएक्शन सेकेंड का ज़्यादा होगा देन फर्स्ट से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी जितने ही ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उतने ही ज़्यादा हमारा क्या होगा? रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें एक और एग्जांपल देते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, डेट इज देयर। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लूँ, देन ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको बोल देते हैं प्रोडक्ट
फर्स्ट, राइट। देन बोल दो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस लिया हमने, देन इसको बोल दिया कि ये मेरा प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। इसको बोल देते हैं सेकेंड, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वो 100% आयन में क्या करते हैं? डिसोसिएट कर जाते हैं। इनका क्या होता है? 100% डिसोसिएशन होता है। इसका भी 100% डिसोसिएशन होगा, राइट। 100% डिसोसिएशन का मतलब है कि वो 100% आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। जब 100% आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं तो इनका जो रिएक्शन होगा वो क्या बस आपस में घुलना मिलना रहेगा, तो जल्दी इजीली घुल मिल जाएंगे। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा मेरा? 100% डिसोसिएट कर जाता है। बट जो वीक बेस होते हैं ना, वीक एसिड हो या फिर वीक बेस हो, वो 100% डिसोसिएशन नहीं करते हैं। ये 100% डिसोसिएट नहीं होते, यानी उनके कुछ मॉलिक्यूल, कुछ आयंस होते हैं जो डिसोसिएट कर जाते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं होते हैं। तो ये जो कुछ बचा होता है ना डिसोसिएट होने के लिए, जो रिमेनिंग आयंस टू डिसोसिएट, यानी कुछ आयंस बचते हैं जो डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? टाइम लेते हैं, दे टेक टाइम टू डिसोसिएट, यानी वो कुछ टाइम लेते हैं डिसोसिएट करने के लिए। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये तो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, तो इजीली आपस में घुल मिल के प्रोडक्ट बना लेंगे। ये भी 100% डिसोसिएट हो जाता है, बट ये जो होता है ना 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, कुछ आयन बच जाते हैं डिसोसिएट होने के लिए। तो क्या करते हैं? टाइम लेते हैं। जब टाइम लेंगे तो इनका रेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो हम यहाँ बोल देंगे रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा? फर्स्ट का, देन सेकेंड का। सो स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस लें तो उनका जो रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा होगा, देन कोई एक स्ट्रॉन्ग ले लें और कोई एक वीक ले लें, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं हम, ये अभी तक जो भी था वो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स की बात किए थे। अब हम बात करते हैं डेट इज़ द फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स। फिजिकल स्टेट में क्या क्या होते हैं हमारे? डेट इज़ द गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, राइट। गैस में हमने ले लिया डेट एक मेरा AN+, ये देकर मेरा प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना। वैसे ही सॉलिड में A ले लिया और B ले लिया, और ये दोनों ही क्या सॉलिड है, ठीक है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हो क्या होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है तो वो क्या मोशन में होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल अगर बनाए, जैसे A का मैंने बना दिया, ये मोशन में होते हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं। वैसे ही B का मेरा भी मोशन में होता है। इन दोनों का रिएक्शन करा है, ठीक है। तो ये आपस में क्या करेंगे? इजीली क्या करेंगे? मोशन में है तो क्या करेंगे? आपस में इजीली रिएक्ट कर लेंगे, मैंने मतलब थोड़ा फास्ट रिएक्ट कर लेंगे। और बीच ये जो मेरा सॉलिड है, ये क्या होते हैं? ये पैक्ड होते हैं। जैसे A का मैंने बनाया, ये मेरा A हो गया और ये मेरा B हो गया, तो ये पैक्ड होते हैं। ये
जहाँ रहते हैं वहीं वाइब्रेट करते हैं, मोशन में नहीं होते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा स्पेस भी नहीं होता है। सो ये क्या करेंगे, ईजिली ज़्यादा टाइम लेते हैं रिएक्ट करने में, ठीक है ना। सो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो फास्ट रिएक्ट कर ले उसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं तो मेरा किसका, गैस का ज़्यादा होगा देन लिक्विड देन सॉलिड। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा, गैस देन लिक्विड देन सॉलिड, ठीक है। अगर बोल दें जैसे गैस प्लस गैस लिए देन ये मेरा क्या बना, प्रोडक्ट, ठीक है। वहीं ले लिए गैस प्लस सॉलिड, इसमें बात करते हैं, ये मेरा प्रोडक्ट लिया, ठीक है। ये मेरा एग्जाम्पल ले लिया, बैठिए, ये मेरा फर्स्ट हुआ, ये मेरा सेकेंड हुआ, ठीक है ना। तो सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, गैस, गैस अभी बताया। तो इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन किसका ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ग्रेटर का ज़्यादा होगा, सॉरी फर्स्ट का ज़्यादा होगा देन सेकेंड। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन, ओके, ठीक है। आगे देख लेते हैं, दैट इज़ द इस पर हमें कोई ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है, बस एक बार पढ़ लेना है इसको, ठीक है ना। जो भी हमारा क्वेश्चंस आता है वो कंसंट्रेशन रेट ऑफ द रिएक्शन पे कैसे डिपेंड करता है या फिर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, वहाँ से हमारा ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। थर्ड बात कर लेते हैं, दैट इज़ द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और रिएक्टेंट्स। ये जनरली हम बात करते हैं जब मेरा सॉलिड हो, जनरली फॉर सॉलिड, जनरली हम इसको सॉलिड के लिए बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, डेट इज द लाइक एक लिक्विड लिए, ठीक है। जैसे हम घर पे शरबत बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मली शरबत बना रहे हैं, एक में हमने क्या किया, शुगर का क्यूब डाल दिया, एक में शुगर का पाउडर डाल दिया। कौन ज़्यादा सबसे पहले कौन घुलेगा, जो पाउडर फॉर्म में होगा। यानी हमने क्या किया, जो शुगर का सॉलिड है उसको हमने क्या किया, जो क्यूब है शुगर का उसको हमने कन्वर्ट कर दिया पाउडर फॉर्म में, यानी हमने सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया। तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज़ करेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। जैसे एक लिक्विड ले लिए और यहाँ ले लिए शुगर क्यूब, ठीक है, यहाँ से मेरा मिला प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा लिक्विड लिया, इसमें हमने डाला शुगर पाउडर, ठीक है, ये मेरा दिया प्रोडक्ट, राइट। शुगर क्यूब लिया हमने, शुगर पाउडर कब बनता है, जब इसको हम क्या करें, ब्रेक कर दें, ये मेरा बन गया शुगर पाउडर बन गया। यानी पहले से इसका सरफेस एरिया क्या था, ये था, जो कि हमारा ये तो सरफेस एरिया रहेगा ही। अब हमने इसको ब्रेक कर दिया, इसका मतलब इसका हमने सरफेस एरिया क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया। ये जो सरफेस एरिया है ना, इसको हमने क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया। सो सबसे इजीली कौन घुलेगा, डेट इज़ द शुगर पाउडर। सो यहाँ से हम बोल देंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू surface area of reactant, right। यानी जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा हमारा सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितने ही ज़्यादा हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा, ठीक है।
आगे हम बात कर लेते हैं, डेट इज द फोर्थ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, कुछ रिएक्शंस जो होते हैं ना हमारे, वो फोटोसेंसिटिव होते हैं। ठीक है ना, उन पे जो हम यूवी रेज डालते हैं, लाइक फोटॉन्स डालते हैं, तो रिएक्ट करते हैं। लाइक सम रिएक्शन आर फोटोसेंसिटिव। कौन से रिएक्शन होते हैं जिनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं? फोटो केमिकल रिएक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, डेट इज द H2 plus Cl2, सॉरी या डेट गिव्स 2HCl। हम क्या किया यहाँ पे? फोटॉन्स डाला हमने। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? यूवी बोलते हैं, इसको फोटॉन्स बोलते हैं। यानी हमारा क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, यानी हम जितने ही ज़्यादा ये इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा मेरा क्या होगा? रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेगा। यानी इंटेंसिटी इंक्रीज करना मीन्स, इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो मेरा क्या होगा? रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये मेरा रहा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन जो भी होता है मेरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितने ज़्यादा हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, उतने ज़्यादा मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, डेट इज द कैटलिस्ट। ये मेरा 5 लिखने भी नहीं आता। ठीक है, 5th है, डेट इज द कैटलिस्ट। आवाज तो आ रहा है। कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर देता है। दिस इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन के स्पीड को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। अगर कोई रिएक्शन कर रहे हो, उसमें अगर कैटलिस्ट डाल दिए तो क्या करेगा? स्पीड ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देगा। ठीक है ना, इसमें करते हैं लाइक जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? कैटलिस्ट के। और ये कैसे स्पीड बढ़ा देता है? ये क्या करता है, जो भी हमारा रिएक्शन हो रहा है ना, जब हम उसमें कैटलिस्ट डालें तो एक सिंपलर पाथ को फॉलो करके देन क्या करता है? रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। लाइक इट सेट एंड अल्टरनेट पाथ फ्रॉम reactant to product।
एक अल्टरनेट पाथ बना देता है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इसको ग्राफ से समझते हैं। ये मेरा एनर्जी हो गया और ये मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, हमने यहाँ रिएक्टेंट लिया और ये मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है। ये मेरा ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है, ये मेरा रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट, राइट। जब ये मेरा जो ग्राफ है ना, ये बना है जब हमने कैटेलिस्ट यूज नहीं किया है, यानी ये मेरा क्या होता है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। कब? जब मेरा कैटेलिस्ट नहीं है, विदाउट कैटेलिस्ट। ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी है, ये वाला, जब मेरा कैटेलिस्ट नहीं यूज हुआ है। ठीक है, जब हम कैटेलिस्ट यूज करते हैं ना, तो ये मेरा रिएक्शन का जो ग्राफ बनता है ये हो जाता है। फिर जो ये होगा ना मेरा, ये मेरा होता है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी ये मेरा क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटेलिस्ट, विद कैटेलिस्ट। जब कैटेलिस्ट लिए तो हमारा क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या किया, डिक्रीज कर दिया। यानी जब भी हम कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें कैटेलिस्ट डाल देते हैं तो क्या मेरा करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। यानी मेरा जो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके वो क्या करता है, अल्टरनेट पाथ सेट करता है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। यानी जो भी मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, कैटेलिस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख सकते हैं, कैटलिस्ट decreases the activation एनर्जी। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। आगे हम बात करते हैं, डेट इज द 6th वन, डेट इज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, लाइक जनरली क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो बोल सकते हैं जनरली rate of reaction increases with increase in temperature। ठीक है ना, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर हम और कैसे इंक्रीज करता है, यानी टेम्परेचर हम जितने ही ज़्यादा इंक्रीज करेंगे ना, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, उतने ही ज़्यादा एक्साइट होकर कोलाइड करेंगे। जितने ही ज़्यादा कोलाइड करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, रिएक्शन होगा, उतने ही ज़्यादा मेरा क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। बोलते हैं, जनरली बोलते हैं कि जो 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, टेन डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना,
becomes डबल, ठीक है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ट्रिपल, यानी जब भी हम 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन या तो डबल होगा या फिर ट्रिपल होगा। इसको हम बोल देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई बोले कि रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो रहा है, अगर 10 डिग्री हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, 2 है। अगर आपसे कोई बोले कि रेट ऑफ द रिएक्शन ट्रिपल हो रहा है जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं, दैट इज़ द, ये मेरा रहा टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे जिसमें मेरा अरेनियस इक्वेशन होगा, ठीक है ना, तो हम उसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक। 7th वन, दैट इज़ द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन राइट। तो इसमें भी जनरली क्या होता है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, लिख ही देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, यानी जब भी हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीज ही करें, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, पढ़ने वाली बात है, ठीक है ना। जनरली हम बोल देते हैं केमिस्ट्री में बहुत सारा एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है, समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जनरली बोलते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये भी हो सकता है अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है ना, तो कंसंट्रेशन पे कोई नो इफेक्ट, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। ये भी हो सकता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो कंसंट्रेशन क्या, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर, यानी अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो रहा हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को समझाने के लिए हमारा आगे बना एक रूल जिसको हम बोलते हैं रेट लॉ, जो हमें बताता है कि जो भी मेरा कंसंट्रेशन है ना, वो कैसे, जो भी हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन है वो कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे हाउ कैसे डिपेंड करता है, यानी जो भी मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, वो हमारा बात होता है दैट इज़ द रेट लॉ। तो आगे जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हमारा रेट लॉ पे, ठीक है ना। ये हमारा था दूसरा लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें मैंने क्या पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। तो आज के लिए ही बस इतना ही, फिर अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आप जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे ना, चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा याद रहेंगी, ठीक है ना। ये था लाइक आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है ना। इसके बाद जो स्टार्ट होगा ना हमारा वो इंपॉर्टेंट होता है, जो भी क्वेश्चन हमारा आएगा ना उधर से ही आएगा, ठीक है। सो गुड नाइट और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस